वेलोसिटी टाइम कर्व होता क्या है, वीटी कर्व को कैसे एनालाइज किया जाता है, इस कर्व का एरिया अंडर कर्व मुझे क्या देता है, इस कर्व का स्लोप क्या होता है। जय हिंद, दिस इज श्री दुति। टुडे वी आर गोइंग टू आंसर ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस, सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर। For a particle moving in a straight line, the plot of velocity variation with time is called as vt curve. सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये कर्व सिर्फ और सिर्फ मोशन अंडर 1D के लिए ही प्लॉट किया जाता है। मोशन इन अ प्लेन के लिए कोई भी vt हो, xt हो, मतलब वेलोसिटी टाइम हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम हो या फिर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम हो, ग्राफ प्लॉट नहीं किया जाता। सिर्फ मोशन अंडर 1 डायमेंशन या फिर 1D मोशन के लिए ये सब कुछ वैलिड है। We have various types of velocity versus time curves, out of which the first one is the linear plot of velocity versus time, जिनके अंदर मेरे पास 3 टाइप के कर्व्स होते हैं। सबसे पहला, अगर वेलोसिटी टाइम के साथ लीनियरली इंक्रीज कर रहा है तो उसका कर्व कैसा होता है। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ लीनियरली डिक्रीज कर रहा है उसका कर्व एक टाइप का होता है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है उसका एक टाइप का कर्व होता है। चलिए जानते हैं तीनों टाइप का कर्व। My velocity versus time curve is linearly increasing with time। मतलब क्या भैया, मतलब देखिए, अगर हम किसी भी 3 पॉइंट को मार्क करते हैं, पॉइंट ए, बी और सी, तो हम नोटिस करें क्या कि पॉइंट नंबर ए में जो मेरा वेलोसिटी है एक्सेट्रा गिवन टाइम t1 में, जो मेरा v1 है, जो मेरा tb में अगर मेरा वेलोसिटी v2 है, और tc में और अगर t3 में मेरा वेलोसिटी v3 है, तो हम देखेंगे क्या नोटिस करेंगे कि v3 इज मोर देन v2 इज मोर देन v1। मतलब मेरा वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, मतलब v इज प्रोपोर्शनल टू t, v इज प्रोपोर्शनल टू t। इस केस के लिए मेरा लीनियर वेरिएशन होता है। अच्छा, सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में क्या है, ये मेरा लीनियरली डिक्रीजिंग कर्व है। मतलब क्या, मतलब देखिए क्या सिमिलरली यहाँ पर हम 3 पॉइंट प्लॉट करेंगे, यहाँ पर पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। तो हम देखेंगे क्या कि मेरा जो v1 है वो सबसे ज्यादा है v2 से और v3 से। मतलब v1 इज मोर देन v2 इज मोर देन v3, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है विथ टाइम। वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। देखिए यहाँ पर थर्ड केस मेरा जो है, थर्ड केस में मेरा जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ साथ वेरी नहीं कर रहा है। मतलब सिमिलर अगर हम उसको 3 पॉइंट में मार्क करते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, तो हम नोटिस करेंगे कि एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू वेलोसिटी एट पॉइंट बी इक्वल्स टू वेलोसिटी एट पॉइंट सी इक्वल्स टू v इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब मेरा जो curve है वो एक straight line आएगा with a constant slope. The second type is basically when the velocity is varying with time but in a non-linear way। मतलब क्या है कि अगर देखिए यहाँ पर कि ये मेरे पास एक VT कर्व है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम 3 पॉइंट मार्क करते हैं, सिमिलरली यहाँ पर अगर हम बोले कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी में, देखिए यहाँ पर देख तो हम बोल सकते हैं कि जो कोरोस्पॉन्डिंग मेरा V1 है, जो मेरा V2 है और जो कोरोस्पॉन्डिंग मेरा v3 है, या फिर बोल तो सकते हैं कि मेरा जो v3 है वो मोर देन v2 है और मोर देन v1 है। मतलब जो मेरा वेलोसिटी है वो इंक्रीज तो कर रहा है टाइम के साथ साथ, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम, लेकिन यहाँ पर जो रेट ऑफ इंक्रीज है, मतलब जो चेंज है वो लीनियर वे में नहीं है, मतलब एब्रप्ट चेंज है। मतलब क्या, लीनियर कर्व से कंपेयर करके देखूं कि मेरे पास एक लीनियर कर्व है, तो यहाँ पर देखा जाएगा कि जो मेरा चेंज होता है तीनों पॉइंट में, अगर हम तीनों पॉइंट यहाँ पर मार्क करते हैं, जो मेरा तीनों पॉइंट में जो चेंज आएगा कोरोस्पॉन्डिंग, वो चेंज मेरा कांस्टेंट रहता है। मतलब अगर ये मेरा v1 है, ये मेरा v2 है और ये v3 है, कोरोस्पॉन्डिंग t1, t2 और t3 है, रेट ऑफ चेंज मतलब v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय जो मेरा टाइम टेकन है t2 माइनस t1 विल बी इक्वल्स टू जो मेरा v3 माइनस v2 है डिवाइडेड बाय t3 माइनस t2। मतलब जो मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो मेरा लीनियर मतलब सेम होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वो नहीं होगा। मतलब यहाँ पर हम बोल नहीं सकते कि मेरा जो v2 माइनस v1 है बाय, अगर कोरोस्पॉन्डिंग यहाँ पर मेरा टाइम, अगर ये मेरा t1 ये t2 और यहाँ पर कोरोस्पॉन्डिंग टाइम अगर मेरा t3 हो जाएगा, तो हम बोल नहीं पाएंगे कि v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1 विल बी इक्वल्स टू v3 माइनस v2 बाई t3 माइनस t2। ये मेरा नहीं होगा। तो इस टाइप का कर्व को हम नॉन लीनियर कर्व बोलते हैं। The slope of velocity time curve gives us acceleration। लीनियर होता है तो मेरा स्लोप कांस्टेंट रहेगा, और अगर नॉन लीनियर तो मेरा स्लोप वेरी करेगा। और कंपेयरिंग द स्लोप वी कैन से दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज बेसिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मतलब द पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, अगर कर रहा है तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है या घट रहा है, वो हम बोल सकते हैं बाय जजिंग द वीटी कर्व। बहुत ही इजी कांसेप्ट है। मतलब ये अगर मेरे पास एक कर्व है, मेरे पास एक वीटी कर्व है, तो किसी भी एक पॉइंट में अगर यहाँ पर बोलते हैं स्लोप निकालना चाहे, तो स्लोप निकालने के लिए सबसे इजी वे क्या है, यहाँ पर एक
टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। सो इफ यू ड्रॉ अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, व्हाट वी विल सी इज, यहाँ पर जो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है, जो मेरा स्लोप इसी पॉइंट में आएगा। सपोज थीटा में अगर मेरा एंगल आ रहा है तो मेरा tan ऑफ दैट थीटा विल बी इक्वल्स टू माय स्लोप। टेंजेंट होता है वो मेरा स्लोप ऑफ अ कर्व होता है और उसका फॉर्मूला होता है dv अपॉन dt। मेरा dv बाय dt क्या आएगा, ये मेरा आएगा एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन तो मेरा स्लोप ऑफ dvt कर्व मुझे देता है एक्सीलरेशन। ठीक, तो अगर इसी कर्व में अगर हम कंपेयर करें कि किसी दो पॉइंट में, अगर ये मेरा पॉइंट ए है और यहाँ पर अगर मैं एक पॉइंट बी ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं स्लोप ड्रॉ करता हूँ तो हम क्या देखेंगे कि हम लाइक अगर कंपेयर करके देखेंगे तो क्या देखेंगे हम, ये अगर मेरा थीटा 1 है और ये मेरा अगर थीटा 2 है तो देखेंगे यहाँ पर थीटा 1 थीटा 2 से छोटा है। मतलब हम लिखे यहाँ पर कि मेरा जो थीटा 1 है वो मेरा छोटा है थीटा 2 से। मतलब जो मेरा स्लोप है वो इंक्रीज कर रहा है। और अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि स्लोप होता है मेरा एक्सेलरेशन। मतलब इस कंडीशन के लिए मेरा एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, मेरा स्लोप ऑफ वीटी कर्व इंक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। The area under velocity time curve gives us displacement। और अगर हम वेलोसिटी को स्पीड के साथ रिप्लेस करें, मतलब द एरिया अंडर स्पीड टाइम कर्व, मुझे मिलेगा डिस्टेंस। हाउ टू फाइंड द एरिया अंडर वीटी कर्व, तो भैया इसके लिए हम यूज करेंगे कैलकुलस। जो बेसिक मेरा कंसेप्ट है कि एरिया अंडर कर्व, अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है वेलोसिटी टाइप कर्व, मतलब जो मेरा फंक्शन है वो मेरा एफ ऑफ टी है, मेरा फंक्शन है वेरिंग विद टाइम। तो एफ ऑफ टी मेरे कुछ भी फंक्शन दिया हुआ है, मैंने कर्व ड्रॉ किया है, तो उसके लिए I have to take a small strip out of the entire area and supposing the length of the strip is v, बहुत ही छोटा स्ट्रिप काटा है तो उसका width मेरे पास dt आएगा। तो इस रेक्टेंगुलर जो मेरा स्ट्रिप आएगा उसका अगर एरिया निकालेंगे v डॉट dt है। बोले कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट t1 है और एंड पॉइंट t2 है। देखेंगे कि अगर हम इंटीग्रेट करते हैं इस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप तो हमें पूरा कर्व का नीचे में एरिया मिल जाएगा, मतलब हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो क्या होगा, वो होगा मेरे पास v डॉट dt फ्रॉम t1 to t2 will give us the displacement, और इसी को हम बोल सकते हैं मेरा चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ठीक है, लेकिन अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए होता है तो हम क्या करेंगे, तो हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस, तो उसके लिए एक एग्जांपल से समझते चलिए। तो मेरे पास एक एग्जांपल है कि मेरे पास एक वीटी कर्व में ऐसा कुछ प्लॉट दिया है। तो अगर मुझे इस कंडीशन में अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो फॉर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली विल बी एडिंग द एरियाज विद प्रॉपर साइन। मतलब पॉजिटिव में आएगा उसको हम पॉजिटिव में लिखेंगे और जो मेरा नेगेटिव में आएगा नेगेटिव साइड में आएगा, मतलब जो मैं नेगेटिव क्वाड्रेंट में आ रहा हूं विद साइन ऐड करेंगे। मतलब यहाँ पर अगर इसको देखेंगे, यहाँ पर मेरा जो a1 वो मेरा पॉजिटिव है, a3 मेरा पॉजिटिव है, लेकिन मेरा a2 नेगेटिव में, तो यही मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस एग्जैक्ट कर्व, इसी पार्टिकल का मोशन के लिए अगर हमें डिस्टेंस चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, हम ज्यादा कुछ नहीं, सिंपली मैग्नीट्यूड लेके सबको ऐड कर देंगे। किसी में साइन कंसीडर करेंगे नहीं, सबको मॉड लेके मतलब मैग्नीट्यूड कंसीडर करके ऐड कर देंगे। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो मेरा डिस्टेंस क्या आएगा, तो माय डिस्टेंस विल बेसिकली बी इक्वल टू सिंपली a1 प्लस a3 प्लस मॉड ऑफ a2। मतलब जो साइन है उसे इग्नोर करके जस्ट सिंपली मॉडुलस फंक्शन लेकर सबको ओनली द मैग्नीट्यूड्स अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा डिस्टेंस। इसी कंसेप्ट के ऊपर जेई का एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चेक द डिस्क्रिप्शन के लिए। जय हिंद।